नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 2023 में किसी भी बोर्ड से 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग अपने दिमाग में मुज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। इसका करेक्ट आंसर होगा f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, f बराबर r/2। सभी विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, जल्दी से जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है ना, जो 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये लगातार तीसरा का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी मिला। लगातार तीसरा का भी आंसर क्या मिला? ऑप्शन नंबर बी मिला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है आपका, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम उसी का झुकेगा जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा। देखिए, इसका आंसर होगा सी नंबर, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए यह कम झुकेगा प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो लगातार 5 का भी आंसर मिला, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, लगातार 5 का भी आंसर मिला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो लगातार 6 का भी आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सभी विद्यार्थी याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि इंटेंसिटी के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक्चुअली में हम लोगों को नीला दिखाई देता है, लेकिन जो वैज्ञानिक, जो व्यक्ति अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसको आकाश काला दिखाई देता है। तो यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न आ गया, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब? देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है अवतल दर्पण से, और बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है। ये नहीं कि इसमें केवल बड़ा ही बनता है, छोटा नहीं बनता है। तो लगातार 7 का भी आंसर मिल रहा है बी नंबर। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो लगातार 8 का आंसर क्या मिला? अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करें तो अवतल लेंस होगा, अगर दूरदृष्टि दोष के बारे में बात करें तो उत्तल लेंस होगा। आंसर होगा आपका सी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही आपको ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये पूरे भारत का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव MCQ वाला चैनल है, जिस पर आप 100% ऑब्जेक्टिव में नंबर ला सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का, सुबह शाम। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? यानी कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ना ही आपका मोटर होगा, ना ही वोल्टमीटर, ना ही जनरेटर होगा। तो क्या होगा? गैल्वेनोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है।
अब देखिए तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर होगा मैक्सवेल। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया था। आंसर होगा डी नंबर। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आंसर होगा आपका ए नंबर, क्योंकि विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम तो प्रतिरोध का हो जाएगा, आवेश तो कूलम का हो जाएगा, एम्पियर तो विद्युत धारा का हो जाएगा। याद रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है ना, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? मैं आपको बता दूं, एक समांतर क्रम और दूसरा का होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं और समानांतर क्रम को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। तो याद रखना पैरेलल और समानांतर। देखिए सीरीज में क्या होता है ना, आर जो होता है ना वो ऐसे होता है, सीधा होता है R1 प्लस R2 प्लस ऐसे R3 करते करते अनंत तक चला जाएगा। और ये समानांतर में क्या होता है ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो देखिए तो ये जो आपका समानांतर होगा उसमें प्रतिरोध का मान घटेगा और जो सीरीज में होगा उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आर का मान ऐसे बढ़ते चला जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे तो ज़्यादा होगा ना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट सीरीज में होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न कहता है ना, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो जहाँ तक 13 का मैं आंसर बताऊँ ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत जगह पर इसका आंसर काल्पनिक और वास्तविक दोनों दिया। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको डाउट लग रहा है ना, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक और वास्तविक दोनों होना चाहिए, बट यहाँ पर केवल काल्पनिक दिया। तो एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए, तो कमेंट करके बताइए तो कि आप लोगों ने बुक में क्या पढ़ा। मैं तो देखा हूँ कि चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति वो दोनों होती है, बट यहाँ पर हमको थोड़ा डाउट लगता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी को बता देंगे। 14 नंबर प्रश्न है आपका, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बता दूं 1 किलोवाट जो घंटा होता है ना वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आंसर होगा आपका सी नंबर करेक्ट आंसर। वैसे ही आपका एक और क्वेश्चन है 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग 15 का आंसर ना लगातार आप लोग बी नंबर पर टिक लगाइएगा, सौर ऊर्जा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण भी होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न का आता है, कौन सा लेंस औपचारिक लेंस भी कहा जाता है? औपचारिक है, याद रखिएगा। अगर अभिसारी की बात करें तो वो बी होगा, लेकिन यहाँ पर कौन औपचारिक, तो औपचारिक आएगा तो अवतल लेंस में ये चला जाएगा। आंसर होगा ए नंबर, अवतल लेंस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है ना 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो मैं आपको बता दूं प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है आपका सभी हो जाएगा ना, लाल नीला हरा, यानी कि आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका ऑल दिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करिए, मात्र आपको लाइक ही और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कुछ नहीं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखिए परितारिका भी दिया होता है कभी कभी, तो हमको लगता है कि आइरिस का दूसरा नाम वही होता है, बट इसका आंसर होगा आइरिस, याद रखना। ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस होता है। आंसर होगा डी नंबर। अब देखिए गजब का क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 1 HP बराबर होता है, सबको पता है कि HP का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो HP का फुल फॉर्म होता है अश्वशक्ति, जिसको हम लोग हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं, और 1 HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है, जो ऑप्शन में आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा आप लोग बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट अगर नाम नहीं सुने तो मैं आपको बता दूं इसका भी लगातार आंसर होगा उत्तल लेंस। आंसर क्या होगा? बी नंबर, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए
अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का मेरा लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, आपको अवश्य मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसका आंसर देंगे ऑप्शन में डी पर टिक लगा देंगे फटाक से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो 22 नंबर का हम लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर आवेश का। एम्पियर देखिए आवेश का सही कूलम भी होता है, लेकिन एम्पियर घंटा भी ना आवेश का ही मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है ना, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वट के बराबर है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो वट के बराबर है। यहाँ पर ए और ए सी आंसर दिया, बी और डी तो गायब ही हो गया है। तो मैं आपको बता दूं 23 का करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। भले ही बी और डी नहीं दिया अलग बात है, जूल पर सेकेंड होता है आंसर, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, विद्युत धारा का मात्रक। देखिए विद्युत धारा का भी मात्रक एम्पियर ही होता है, जो ऑप्शन नंबर ए ही में आपको दे दिया गया। तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर ना, हाँ 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हम लोग रात के समय में छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितना रहता है आप लोग पता ना, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कार्बन वायुमंडल में, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा। जबकि अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर मतलब कि 95% छात्रों को गलत आता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है। एक क्वेश्चन पूछता है कि श्वसन किस प्रकार की विक्रिया है, तो सब लोग बता देते हैं उपचयन, लेकिन कोई नहीं बताता है कि उष्माक्षेपीय विक्रिया है। यहाँ पर अलग ही क्वेश्चन है 26 नंबर, इसका आंसर होगा ए नंबर उपचयन। इसका तो आंसर होगा उपचयन, बिल्कुल होगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की विक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर प्रश्न कहता है ना, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। गजब का क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग गजब का आंसर भी देंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। गजब का आंसर भी देंगे, ऑप्शन नंबर ए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसा ही एक और प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न कहता है ना, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। ऑप्शन के अनुसार कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप सभी को एक सूचना दे देता हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2023 में 10th का एग्जाम देने वाला है और वो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मात्र उनके पास 2 महीना, 1.5 महीना और 2.5 महीना टाइम बचा है, और वो चाहता है कि जितने भी मेरे पास टाइम बचा है और उतने ही टाइम में हम अच्छे से पढ़ें और कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से याद करें ताकि बोर्ड एग्जाम में पूरा लड़ जाए 2023 में, तो आप लोग चिंता मत करिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ना मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण, इन सभी विषयों का, इंग्लिश छोड़कर सभी का मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ तैयार कर रखा है, जिसमें सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप सभी उस पीडीएफ को ले लेते हैं ना, तो निश्चित ही उस पीडीएफ को आप टारगेट बना लीजिएगा 20 दिन के अंदर याद करने का, और याद करके आप पूरा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। एकदम 400+ नंबर तक ला सकते हैं उस पीडीएफ के माध्यम से, अगर याद करना है तो अगर लेना होगा तो 150 रुपये उसका प्राइस है, और 150 रुपये पढ़ाई के क्षेत्र में कोई मायने नहीं है, तो 150 पे मेरा मोबाइल नंबर है 96937777 हो गया ना, 9407। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी नंबर पर मेरा गूगल पे, फोन, पेटीएम तीनों चलता है। अगर आप इस नंबर पर पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको आपके व्हाट्सएप के माध्यम से पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप आराम से उस पीडीएफ को ओपन करके जब भी समय आपके पास मिले याद करिएगा।
चाहे रात में, चाहे सुबह में, चाहे दोपहर में, कभी भी जब भी आपके पास समय निकले याद करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका आंसर भी मैंने सामने दे रखा है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं चाहूँगा कि 150 रुपया के लिए आप सोचिए मत, 150 रुपया लेकर किसी न किसी तरह मेरे से PDF ले लीजिए। देखिए मैं 2 तरीक़े से आपको PDF दे दूंगा। एक तो आप चाहे तो बिना पूछे आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप भेज सकते हो, नहीं तो आप ना सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में कभी भी आप हमसे एक बार फ़ोन करके बोल दीजिएगा सर मैं पेमेंट करवा रहा हूँ या फिर मैंने पेमेंट कर दिया, आप मुझे दे दीजिए, तो हम आपको दे देंगे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से। और ये मत सोचिएगा कि मेरे सर फ्रॉड होगा, अभी तक मैंने किसी भी छात्रों के साथ ऐसा नहीं किया है, तो आप लोगों के साथ कैसे कर सकता हूँ। देखिए 29 नंबर आपका प्रश्न है, चुनना जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए चुनना जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो सभी विद्यार्थी याद रखना, चुनना जल का रासायनिक सूत्र अलग ही होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर प्रश्न का आता है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। मैं आपको बता दूं, अगर लाल को नीला करेगा तो क्षारीय को दर्शाएगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अनंत होता है। तो यहाँ पर आपको 7 से अधिक 2 मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में भी मिलेगा, बी नंबर में भी मिलेगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे। डी नंबर में दिया ए भी होगा और बी भी होगा, आंसर डी पर टिक लगाएंगे, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, अल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अल्काइन में, अगर अल्काइन की बात करें तो उसमें कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। ट्रिपल बॉन्ड का आंसर होगा आपका सी नंबर, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा कार्बन के बीच अल्काइन में, तो ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया 32 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। देखिए ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में ए नंबर में देखने को मिल जाएगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 यानी कि 33 नंबर प्रश्न का आता है ना, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑलरेडी आपको बोर्ड परीक्षा में इसमें से आधारित प्रश्न पूछता है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रश्न पूछता है, ऑलरेडी मैं भी बताऊंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साबुन, याद रखिएगा साबुन इसका आंसर होगा। और साबुन अपमार्जन में अंतर आपको बोर्ड परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 34 नंबर आपका, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। जब CHO का बात आ गया तो वो एल्डिहाइड के श्रेणी में चला जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है एल्डिहाइड। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या बोलते हैं, तो एल्डिहाइड श्रेणी में यह जाएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी याद रखना, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा गजब का क्वेश्चन है, क्योंकि यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 35, 36 इसमें 2-4 क्वेश्चन मिलेगा, और गजब का मतलब कि पूछेगा 100%। तो याद रखिए 35 में क्वेश्चन का नाम, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है, आंसर होगा ए नंबर, घटती है। क्या होती है, घटती है, आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर आपका प्रश्न का आता है ना, निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। अधातु गुण के अनुसार जैसे लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, BeF ये सब दिया, तो इसको अधातु को बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 36 का आंसर हम कैसे सजाएंगे, ऑप्शन नंबर बी को फटाक से लिख देंगे, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 36 के बाद 37 आ गया, सिलिकॉन क्या है। देखिए सिलिकॉन बहुत लोग बोलते हैं उपधातु है, बहुत लोग बोलते हैं धातु है, बहुत लोग बोलते हैं अधातु है। सिलिकॉन अगर लास्ट में एन आ गया, जैसे मैग्नीशियम यम आ गया, सिलिकॉन,
तो अलग ही होगा। जिसके अंत में अगर मान लेते कार्बन, अगर लास्ट में अंत न आया तो क्या होगा, वो अधातु होगा। ठीक वैसे यहाँ पर 37 का भी आंसर क्या होगा, अधातु। लेकिन बहुत लोगों का कहना है इसका आंसर होगा उपधातु, तो मेरा भी कहना है सिलिकॉन एक उपधातु ही है। ठीक है, क्योंकि अपवाद में थोड़ा चला जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर 38 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सोडियम। सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, उत्तराखंड प्रदेश में किया गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन में हम लोग डुबो कर रखते हैं, और सोडियम का संकेत Na होता है, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। आंसर याद रखना बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। देखिए अपमार्जक से सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सभी बनाए जाते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर, सभी का आंसर होगा, सॉरी 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर प्रश्न का आता है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। देखिए सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो मैं आपको बता दूं 42 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन का उपयोग होता है। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर आपका, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। देखिए खाना बनाने वाले ईंधन में सीएनजी का उपयोग नहीं होता, बाकी बायोगैस, कोयला, एलपीजी इन सभी का होता है। बाकी सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन का आता है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करता है ना, तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की विक्रिया आपको लग रहा है। तो 44 का आंसर बिना सोचे समझे ए नंबर पर टिक लगा दीजिए, ऑक्सीकरण। ए नंबर पर टिक लगा दीजिए, ऑक्सीकरण मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो 45 का आंसर होगा बी नंबर। अच्छे से देख लीजिएगा, बी नंबर जो समीकरण है यह संतुलित नहीं है, बाकी सभी है वो संतुलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर प्रश्न का आता है ना, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से नहीं ज़्यादा नहीं कम, बल्कि 7 के बराबर ही होता है, यानी कि 7 ही हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 ही हो जाएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ये सी नंबर में जो दिया ना CH3COOH, यही आपका एक दुर्बल अम्ल हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट अयस्क है। देखिए क्रायोलाइट अयस्क, देखिए 48 का करेक्ट आंसर होगा, क्रायोलाइट अयस्क के बारे में पूछेगा ना, थोड़ा इस क्वेश्चन में हमको लगता है हाँ डी नंबर मिलेगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक है, इसका आंसर याद रखिए एल्युमिनियम। ठीक है, क्रायोलाइट अयस्क है एल्युमिनियम का। और यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम, देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, और पोटेशियम का संकेत के होता है। क्या होता है, के, जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है। और क्लोरीन की 17 होती है, जिसको हम Cl से सूचित करते हैं। आर्गन का 18 होता है Ar, कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम Ca।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का यूपीए के नाम। देखिए जो चिट्टी के डंक में मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है ना मेथनोइक अम्ल, उसी को हम लोग फॉर्मिक अम्ल का यूपीए का नाम बोलते हैं। तो यूपीए का नाम मेथनोइक अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर प्रश्न का आता है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। देखिए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑप्शन में आपको बी नंबर में दिया ना, नहीं बी नंबर नहीं होगा, गलत होगा, बी नंबर नहीं होगा ना। देखिए सर विद्यार्थी बी नंबर नहीं होगा, C2H5OH कहाँ दिया है, ऑप्शन में सी नंबर में दिया, सी नंबर होगा। C2H5OH इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर प्रश्न का आता है ना एल्काइन कौन है। एल्काइन, देखिए एल्काइन हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, C2H2 यही एक एल्काइन है। एल्काइन कर दिया ना तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर चीनी का रासायनिक सूत्र। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी होगा, C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र यही होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर आपका एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है एसिटिलीन में, तो 54 का आंसर होगा डी नंबर, ट्री बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है उसमें भी। अगला क्वेश्चन है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। देखिए श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं, तो 55 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, अंकुरित बीज होगा, आंसर होगा बी नंबर, अंकुरित बीज। ये क्वेश्चन पूछेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्सर्जन का। किसका, उत्सर्जन का आंसर होगा सी नंबर, उत्सर्जन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर 57 का आंसर होगा ए नंबर, पानी के लिए जिम्मेदार है, आंसर होगा 57 का ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर प्रश्न है ना श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देखिए श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। श्वसन की सांस लेने के दौरान अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है। निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में किसका नियंत्रित किया जाता है, तो कितना नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर। तो आंसर होगा ऑप्शन सी इथाइलिन होगा। ठीक है, इथाइलिन आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर प्रश्न है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं, उसे हम लोग डेंड्राइट के नाम से जानते हैं, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एड्रीनलिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सभी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, आंसर होगा डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में जो गर्भ की अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 270 दिन की होती है, आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1973 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, आंसर होगा बी नंबर टीबी। टीबी बीमारी जो है ना वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो जीव होते हैं वो किसका पाचन नहीं कर पाते। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज का पाचन कभी नहीं कर पाते, प्रोटीन वो सब कर लेते हैं लेकिन सेलुलोज का नहीं करते हैं।
अगला क्वेश्चन है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। देखिए बहुत लोगों का ब्रेन हेमरेज होने का कारण उनकी डेथ हो जाती है, तो यही क्वेश्चन आपको पूछा है। तो याद रखना हाइपोटेंशन, इनकी आप लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया इनकी टेंशन की वजह से, तो उसी को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परजीवी पादप का उदाहरण। देखिए परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कौस्तुभा किसका है, परजीवी पादप का उदाहरण होता है। आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो 70 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलिंदो द्वारा। आंसर होगा सी नंबर अलिंदो द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। देखिए हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है वो होती है मुकुलन। आंसर होगा ए नंबर मुकुलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर जनन संचारित रोग है। देखिए जनन संचारित रोग के बारे में पूछा है, तो आंसर होगा डी नंबर, बट यहाँ पर डी नंबर तो गायब ही कर दिया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए तो हमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग का नाम होता है बाह्य दलपुंज। आंसर होगा ए नंबर इसका। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 74 नंबर ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो 74 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर बी होता है। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर बी होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर 75 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इंसुलिन। आंसर क्या होगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन, तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिबेरेलिन। ठीक है, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जिबेरेलिन। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है पादप हार्मोन स्रावित होता है 76, तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 का ना, हाँ आंसर होगा ए नंबर अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, और 78 नंबर क्वेश्चन देखिए 77 तो हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। यहाँ पर 78 का आंसर होगा सी नंबर 3 पाई जाती है। जबकि अगला क्वेश्चन है 79 नंबर एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम है, तो 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेल हार्मोन होता है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका 80 नंबर अंतिम क्वेश्चन है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, तो मटर के अपने प्रयोगों के लिए मेंडल नामक वैज्ञानिक ने चुना था, तो आंसर होगा ए नंबर 80 का। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी आपके लिए। ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप ना हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। हम आपको अभी जस्ट वो पीडीएफ शेयर कर देते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है।